Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss some of the data link layers protocols. We have already discussed that data link layer has some sub layers like HDLC and PPP, and now this is the time to discuss the protocols which the data link layer is using for basically for the flow control and error control. फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वी वांट टू बैलेंस द कंट्रोल इन फ्लो ऑफ डेटा एट बोथ साइड्स, एट द रिसीवर साइड एज वेल एज एट द सेंडर साइड. So there are some protocols which are used for the error control and the flow control for the data transmission, and these protocols are used at the data link layer. The most important protocol is stop and wait ARQ. This is the protocol which is used at the data link layer, and first of all we will discuss the simple stop and wait. Before going to the stop and wait ARQ, we must know what is a simple stop and wait protocol. सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में सेंडर एंड रिसीवर दो डिवाइसेस होंगे आपके पास डेफिनेटली, और कुछ रूल्स होंगे. सेंडर साइड पे ये रूल होगा कि सेंडर एक वक्त में एक डाटा पैकेट सेंड करेगा, और दूसरा रूल ये है कि वो नेक्स्ट पैकेट तब सेंड करेगा जब वो प्रीवियस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लेगा. सो सेंडर साइड पे हमारे पास दो रूल्स हो गए. एक तो ये कि सेंडर एक वक्त में एक डाटा पैकेट सेंड करेगा, और दूसरा पैकेट तब सेंड करेगा जब वो प्रीवियस डाटा पैकेट की एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लेगा, तो उसके बाद वो डाटा सेंड करेगा. अब रिसीवर साइड पे भी कुछ रूल्स हैं. रिसीवर साइड पे क्या रूल्स हैं कि अब जब पैकेट रिसीव कर लेगा रिसीवर, और वो रिसीवर उस पैकेट को कंज्यूम भी कर लेगा. कंज्यूम मीन्स कि वो अपनी अपर लेयर को ट्रांसमिट कर देगा, उसको अनरैप करके उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसके बाद वो उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा. ठीक है, पैकेट को रिसीव करेगा, उसको कंज्यूम करेगा, और उसके अगेंस्ट उसकी एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा. और ये पैकेट को कंज्यूम करने के बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, जैसे जैसे वो पैकेट रिसीव करता जाएगा वैसे वैसे उसके अगेंस्ट उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड करता जाएगा. तो सिंपल स्टॉप एंड वेट में यही सिंपल मेथडोलॉजी है कि सेंडर डेटा सेंड करेगा, डाटा पैकेट सेंड करेगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा, और कंज्यूम करने के बाद उसकी एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा सेंडर को, और उसके बाद फिर सेंडर नेक्स्ट पैकेट ट्रांसमिट करेगा, और फिर इसी तरह से ये सारा फ्लो कैरी ऑन होता रहेगा. ये बड़ा सिंपल है. अगर हम आइडियल केस देखें तो आइडियल केस में इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही. जस्ट पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है, उसके अगेंस्ट उसकी एक्नॉलेजमेंट आ रही है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पैकेट ट्रांसमिट हो जाएगा. अब अगर फ्लो देखा जाए तो ये बड़ा बैलेंस सा फ्लो है. इसमें किसी किस्म का फ्लो कंट्रोल या एरर कंट्रोल का प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स आते थे. इसमें किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते थे, अब हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं कि जो सिंपल स्टॉप एंड वेट में हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट वी कैन लॉस डेटा लॉस्ट हो सकता है. किस तरह से हो सकता है कि सेंडर ने डाटा सेंड किया लेकिन रिसीवर को रिसीव ही नहीं हुआ, वो रास्ते में ही कहीं लॉस्ट हो गया, चाहे वो मीडियम के इशू की वजह से हो, या फिर किसी राउटर के इशू की वजह से हो, या कोई भी नेटवर्किंग इशू हो सकता है जिसकी वजह से डेटा जो है वो रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं. अब क्या होगा कि इस सिनेरियो में सेंडर जो है वो डाटा सेंड अपनी तरफ से कर चुका है, और वो एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है, और रिसीवर जो है वो डाटा का वेट कर रहा है. रिसीवर तक डाटा नहीं पहुंचा और सेंडर तक उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची, क्योंकि रिसीवर तो तभी एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा ना जब वो डाटा रिसीव कर लेगा, और डाटा तो रास्ते में कहीं गुम हो गया. तो इस तरह की सिचुएशन में दोनों इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करते रहेंगे, सेंडर एक्नॉलेजमेंट का और रिसीवर पैकेट का, डाटा पैकेट का वेट करता रहेगा. जबकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि डाटा ही लॉस्ट हो गया. सेकेंड प्रॉब्लम जो हो सकती है वो ये है कि एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाए.
डाटा तो ट्रांसमिट हो जाए, लेकिन उसकी एक्नॉलेजमेंट जो थी वो रास्ते में ही कहीं लॉस्ट हो जाए। लाइक कोई भी नेटवर्किंग इशू हो गया, मीडियम का कोई इशू हो गया, या फिर कोई भी ऐसा इशू हो गया जिसकी वजह से एक्नॉलेजमेंट जो है वो सेंडर तक नहीं पहुंची। तो अब क्या होगा कि सेंडर एक्नॉलेजमेंट का वेट करता रहेगा, और जब तक उसके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी वो नेक्स्ट डाटा ट्रांसमिट नहीं करेगा। इस तरह से इनफाइनाइट टाइम के लिए जो है वो सेंडर एक्नॉलेजमेंट का वेट करता रहेगा, और जिसकी वजह से मजीद डाटा ट्रांसमिशन नहीं हो सकेगी और वो स्टॉप हो जाएगी। ये भी एक प्रॉब्लम है कि फर्स्ट में हमारे पास डाटा लॉस्ट हुआ था, दूसरे में हमारे पास डाटा तो ट्रांसमिट हो गया एक दफ़ा, लेकिन जब उसकी एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आई तो फर्दर डाटा ट्रांसमिशन नहीं हो सकेगी इस प्रोटोकॉल में। अब ऐसा हो सकता है, थर्ड प्रॉब्लम ये हमारे पास कि कोई डिलेड एक्नॉलेजमेंट आ गए, मतलब बहुत पहले वो पैकेट ट्रांसमिट हुआ था सेंडर को, और उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो काफ़ी सारे और पैकेट्स के रिसीव होने के बाद, या फिर बहुत लेट रिसीव होगी वो, अगर हो सकता है लेट रिसीव हो जाए किसी भी वजह से एक्नॉलेजमेंट डिले हो गई और बहुत लेट जब रिसीव हुई, तो अब एक्नॉलेजमेंट को रीजनेबली नहीं फाइंड आउट किया जा सकेगा कि वो कौन से पैकेट की एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, तो कुछ डिलेड एक्नॉलेजमेंट्स की रीज़न की वजह से जो है वो आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि एक्नॉलेजमेंट किस पैकेट की है, क्योंकि कोई सीक्वेंस हमारे पास नहीं है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास स्टॉप एंड वेट ARQ है। ARQ स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल। इसने ये इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया है, और देखते हैं कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया इसने। टाइम आउट ने लॉस्ट डाटा का प्रॉब्लम सॉल्व किया। टाइम आउट क्या होता है कि एक लिमिट रख दी जाती है टाइम की। डेटा ट्रांसमिट करने के बाद एक टाइमर ऑन कर दिया जाता है कि रिसीवर के पास से जब तक एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं आती उस टाइम तक, तो उसके बाद डेटा को दोबारा ट्रांसमिट किया जाता है। इट मीन्स कि डेटा रिसीव नहीं हुआ होगा या कोई इशू हो गया होगा। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये टाइम लाइन जो है, इसमें ये सारे की सारी इस लाइन तक जो है वो टाइम आउट मेंशन कर दिया गया है। डेटा ट्रांसमिट हुआ, लेकिन डेटा ट्रांसमिट हुआ ही नहीं, वो कहीं लॉस्ट हो गया। सिस्टम ने, सेंडर ने वेट किया एक टाइम तक, स्पेसिफिक टाइम तक, और उसके बाद टाइम आउट जैसे ही हुआ उसने दोबारा से उसी डाटा को ट्रांसमिट किया और उसके अगेंस्ट उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गई। इस दफ़ा डाटा रिसीव हो गया और उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई। तो फिर टाइम आउट का जो है एक टेक्निक, इसको यूज़ किया जाता है लॉस्ट डाटा को सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा डाटा के एक्नॉलेजमेंट जो हमें रिसीव होती है उसको भी सीक्वेंस नंबर एक दिया गया, और जो डाटा हम ट्रांसमिट करते हैं उसके लिए भी एक सीक्वेंस नंबर हो गया कि पैकेट 1 जा रहा है, पैकेट 2 जा रहा है, पैकेट 3 जा रहा है। तो इसके अगेंस्ट पता चल जाता है कि पैकेट 1 के अगेंस्ट जो एक्नॉलेजमेंट आएगी वो एक्नॉलेजमेंट 1 होगी, पैकेट 2 के अगेंस्ट जो एक्नॉलेजमेंट आएगी वो एक्नॉलेजमेंट 2 होगी। तो जब सीक्वेंस नंबर असाइन करना शुरू किए तो इसकी वजह से हमारे पास एक्नॉलेजमेंट का इशू भी ख़त्म हो गया कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो उसके अगेंस्ट जो डेटा ट्रांसमिट करना है वो कौन सा करना है, और कौन सी एक्नॉलेजमेंट हमें नहीं आई। तो इस सब सिनेरियोज में हमें पता चल जाएगा कि एक्नॉलेजमेंट जिसकी नहीं आई, सीक्वेंस नंबर आएगा साथ में, तो उसी डेटा पैकेट को दोबारा से ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। तो सीक्वेंस नंबर ने और टाइम आउट प्रॉब्लम ने ये दोनों तीनों प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दिए, जो कि एक्नॉलेजमेंट डिले हो जाती थी, या फिर हमारे पास एक्नॉलेजमेंट रिसीव ही नहीं होती थी, या फिर डेटा ही ट्रांसमिट नहीं होता था। अभी तक ये जो हम देख रहे थे डेटा ट्रांसमिशन का स्टॉप एंड वेट में, इसमें ये था कि डेटा को एक ही साइड पे गैस यूनिडायरेक्शनली मूव करवाया जा रहा था और दूसरी साइड से उसकी एक्नॉलेजमेंट आ रही थी। तो डेटा ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शनल थी, और जबकि जो सेकेंड साइड से आपके पास जो उसकी ट्रांसमिशन थी वो एक्नॉलेजमेंट की थी, उसमें डेटा नहीं था। लेकिन पिगी बैकिंग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि सेंडर डाटा सेंड करेगा, उसके बाद रिसीवर उसको रिसीव करने के बाद जब एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा तो साथ में अपना डाटा भी सेंड कर देगा। ठीक है, इसका मतलब है कि उसके बाद जब रिसीवर ए उसका डाटा रिसीव करेगा, एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव करेगा, तो साथ ही उसने उस पैकेट डाटा को जो उसने रिसीव किया है उसकी एक्नॉलेजमेंट के साथ अपना डाटा भी ट्रांसमिट कर देगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पिगी बैकिंग। इसमें अब ये नहीं हो रहा कि एक डेटा ट्रांसमिट कर रहा है और दूसरा जो है वो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है। इसमें ये हो रहा है कि डेटा ट्रांसमिट करने के साथ साथ ही एक्नॉलेजमेंट को उसके साथ ही पिगी बैक कर दिया जाता है और उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इस तरह से डेटा ट्रांसमिशन बोथ साइड्स पे हो जाती है और नेटवर्क बड़ा एफिशिएंट हो जाता है। अब हम एक और प्रोटोकॉल पढ़ेंगे जिसको हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल कहते हैं। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में रिलायबल और सिक्वेंशियल डाटा डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है, और ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल
TCP में यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें अब ये है कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स इसके ये हैं कि बहुत सारे फ्रेम्स या मल्टीपल फ्रेम्स को आप एक साथ सेंड कर सकते हैं विदाउट रिसीविंग देयर एक्नॉलेजमेंट। आप ये नहीं कि एक मैसेज, एक पैकेट सेंड करेंगे, उसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पैकेट सेंड करेंगे। आप मल्टीपल फ्रेम्स को एक साथ भेज देते हैं और उनकी एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करते कि एक साथ ही सबकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, बल्कि क्या होगा कि स्लाइडिंग विंडो में, एक स्लाइडिंग विंडो क्या है, इमेजिनरी बॉक्स होता है जिसने फ्रेम्स को होल्ड किया हुआ होता है, ठीक है, और वो मूव करती रहती है अपने साइज़ के मुताबिक, वो मूव करती रहती है। और उसके अगेंस्ट क्या होता है कि डेटा ट्रांसमिशन जैसे जैसे होती जाती है, साथ साथ उसकी एक्नॉलेजमेंट आती जाती है। लेकिन इसमें आप मल्टीपल फ्रेम्स को विदाउट रिसीविंग, विदाउट वेटिंग द एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकते हैं। और स्लाइडिंग विंडो मेथड को विंडोइंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये विंडोइंग का प्रोसेस भी है, या फिर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी इसको बोलते हैं। अब दो तरह की विंडोज़ होती हैं, एक सेंडिंग विंडो है और एक रिसीविंग विंडो होती है, ठीक है। ये बफर की फॉर्म में होती है। सेंडर के पास जो बफर होता है उसको सेंडिंग विंडो बोलते हैं, और जो रिसीवर के पास बफर होता है उसको रिसीविंग विंडो बोलते हैं। बफर मीन्स उसने स्टोर करने होते हैं फ्रेम्स को, तो ये विंडो का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक साइज़ भी होना चाहिए कि उस साइज़ के मुताबिक उतने ही फ्रेम्स जो हैं वो स्टोर किए जा सकते हैं, सेंडिंग साइड पे भी और रिसीविंग साइड पे भी। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं, उसमें अगर विंडो साइज 4 सपोज कर लिया जाए, सेंडर विंडो भी 4 और रिसीवर विंडो का साइज भी अगर हम 4 सपोज कर लें, तो फिर उसमें सीक्वेंस नंबर किस तरह से विंडोज़ के होंगे, तो वो कुछ इस तरह से होंगे, लाइक 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 एंड 3 एंड देन अगेन 0 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि विंडो साइज 4 होगा तो वो 0 से स्टार्ट होगा, उसमें फ्रेम 0 1 2 एंड 3 एंड देन 0 1 2 3, इसी तरह से गो ऑन होंगे। लेकिन उसमें 4 नहीं आएगा, 0 से ज़्यादा स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये है कि फ्रेम्स 4 आएंगे, ठीक है। टोटल फ्रेम्स 4 आएंगे, 0 से स्टार्ट होंगे और 3 पे एंड होंगे। अब ये एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे देखें, सेंडिंग विंडो का साइज भी 4 है और रिसीविंग विंडो का साइज भी 4 है, ठीक है। दैट इज 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3। अब सेंडिंग विंडो में 0 एंड 1 फ्रेम जब सेंड कर दिया गया तो देखें विंडो 2 एंड 3 पे रहेगी, 0 एंड 1 तो सेंड हो गया, विंडो जो है 2 एंड 3 पे रहेगी। तो अब क्या होगा, ये 2 एंड 3 से एक्सटेंड होकर 2 फ्रेम्स को और ऐड कर लेगी बीच में, क्योंकि इसने अपना साइज 4 रखना है, ठीक है। 2 फ्रेम्स तो ट्रांसमिट हो गए, उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई ना, एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी, इट मीन्स एक्ट 2 रिसीव, इट मीन्स कि अब जो नेक्स्ट पैकेट जाने वाला है वो सेकंड पैकेट जाएगा। एक्नॉलेजमेंट 2, एक्नॉलेजमेंट जो आती होती है ना, उसका नंबर ये होता है कि जो नेक्स्ट पैकेट अब उसको रिसीव करना चाह रहा है रिसीवर, उसका नंबर एक्नॉलेजमेंट में आता है। तो इट मीन्स कि अब सेकंड नंबर वाला जो है पैकेट वो ट्रांसमिट किया जाए, ऑलरेडी जो 0 एंड 1 है वो रिसीव हो चुके हैं। जब ये एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी तो फर्दर ये स्लाइडिंग विंडो जो है स्लाइड करेगी और 2 और फ्रेम्स को अपने अंदर ऐड कर लेगी और अपना विंडो साइज कंप्लीट करेगी। उसके बाद जी जब फ्रेम्स 2 सेंड हो जाएंगे, ज़ाहिर है जिसकी एक्नॉलेजमेंट आई थी वो सेंड हो गया, तो उसके बाद फर्दर हमारे पास क्या होगा, 301, ये 2 तो सेंड हो गया ना, 301। अब फिर मजीद स्लाइड करके ये 2 को भी ऐड कर लेगी और इस तरह से स्लाइडिंग विंडो के थ्रू आपके जो इसका साइज है वो 4 अगेन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मूव ऑन करती जाएगी, जैसे जैसे मैसेज ट्रांसमिट होता जाएगा, पैकेट ट्रांसमिट होता जाएगा, एक्नॉलेजमेंट रिसीव होती जाएगी, तो ये स्लाइड करती जाएगी और डेटा ट्रांसमिशन करती जाएगी। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की 2 टाइप्स हैं, गो बैक एंड ARQ एंड सिलेक्टिव रिक्वेस्ट ARQ। अब इसमें क्या है कि गो बैक एंड ARQ बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि स्लाइडिंग विंडो काम कर रही है, प्रोटोकॉल वैसे ही है, लेकिन इसमें यह है कि जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती और जितने पैकेट्स ट्रांसमिट हो चुके हैं और उसके बाद जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई, तो उस पैकेट से सारे के सारे पिछले जितने भी पैकेट्स होंगे वो ट्रांसमिट होंगे अगेन। जबकि सिलेक्टिव रिक्वेस्ट ARQ में होगा कि जहाँ सिर्फ जिसमें एरर आया है या जो पैकेट लॉस्ट हुआ है सिर्फ वही रीट्रांसमिट होगा, सारे के सारे पिछले जो पैकेट्स हैं वो रीट्रांसमिट नहीं होंगे।